ये एक मल्टी लेवल कहानी है जिसमें घीसू और माधव की लाचारी, अमानवीयता और आलस्य के बहाने जमींदारी और अंग्रेजी शासन के दौर की सामाजिक आर्थिक बनावट और उसके क्रूर रूप का पता चलता है। कहानी में कफन एक ऐसे प्रतीक की तरह उभरता है जो खोखली परंपराओं और शोषक व्यवस्था के लिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करता है। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझी हुई आग के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़े खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, माहौल सन्नाटे में डूबा, सारा गांव अंधेरे में समा गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का परिवार था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामजोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 बार भूखे रहने की नौबत आ जाती तो घीसू पेड़ों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब भुखमरी की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतुष्ट कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें संतुष्टि और भरोसे के लिए आत्मसंयम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये उनकी जन्मजात आदत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपने नंगेपन को ढके हुए, दुनिया की चिंताओं से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। गरीब इतने की वसूली की बिल्कुल उम्मीद ना होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-15 गन्ने तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी साधुओं वाले अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी आज्ञाकारी बेटे की तरह घीसू के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों आग के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो जमाना हुआ देहांत हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेशर्मों का पेट भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आरामखोर और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो लापरवाही की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से प्रसव पीड़ा में मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है, उसकी चुड़ैल का भसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को डर था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे शर्माएगी नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुलाकर देंगे। मेरे तो लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा खुशहाल थे, वहाँ इस किस्म की मानसिकता का पैदा हो जाना कोई हैरानी की बात ना थी।
हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा समझदार था और किसानों की बुद्धिहीन भीड़ में शामिल होने के बदले चालबाजों की मंडली में शामिल हो गया। हाँ, उसमें ये सलाहियत ना थी कि चालबाजों के नियम और तौर तरीकों का पालन भी करता। इसलिए जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरदार और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठा रहा था। फिर भी उसे ये तसल्ली तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और भोलेपन से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो ज्यादा गर्म मालूम ना होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर के हिस्सा जबान और गले और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा भलाई इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार घटना थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाईं और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं, मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन ठाठ बाट का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब सबको बचत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में बचत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं आग के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करहा रही थी।